Okay, before we proceed further, student, again income from salary, quick recap. सैलरी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? फिक्स्ड इनकम रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, पर ध्यान रखना होता पैकेज है एनुअल ना, सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. ओके, सो व्हेन यू साइन अ बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट, आपका पे पैकेज जो होगा स्टूडेंट्स हमेशा एनुअल बेसिस पे होता है, बट दैट सैलरी इज ऑलवेज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. ठीक है, पैकेज आपका डिसाइड होगा एनुअल बेसिस पे, बट आपको रिसिट जो होता है मंथली बेसिस पे. दैट इज सैलरी, अ सिंपल मीनिंग फॉर टर्म सैलरी. देन स्टूडेंट्स हमने हाँ, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज. ओके, नाउ हाउ टू डिसाइड के जो इनकम मुझे मिल रहा है, द अमाउंट विच आई एम अर्निंग एज एन इनकम इज आइदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज. कौन से हेड में लिखूँ? Other sources students residual head होता है. That means if any income is not covered under previous 4 heads, it should be recorded under other sources. ठीक है. कैपिटल गेन्स मतलब एनी फिक्स्ड एसेट, समझ एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट समझने के लिए वहाँ पे टर्म कैपिटल एसेट है, जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. एनी फिक्स एसेट सोल्ड, जैसे लैंड बिल्डिंग बेचा, कुछ गेन हुआ, लॉस हुआ, सो कैपिटल गेन्स में आ जाएगा. ओके, बिजनेस, प्रोफेशन स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल है समझना. आई एम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और आई मीन अंडर प्रोफेशन लाइक आर्किटेक्ट, सीए है, लॉयर है, सो डॉक्टर है, सो देयर इनकम विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. हाउस प्रॉपर्टी, कोई रेंट इनकम आती है आपको प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब इस सैलरी कैसे डिसाइड करने का स्टूडेंट्स? देयर शुड बी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. पेयर और पेई के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या मास्टर सर्वेंट, मालिक नौकर का रिश्ता है, देन इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. सो वी हैव टेकन एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. इनकम टू सैलरी नहीं हो सकता फॉर द सिंपल रीजन पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉईज ऑफ द फर्म, दे आर ओनर्स ऑफ दैट फर्म. डायरेक्टर फीस पॉसिबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकता है स्टूडेंट्स, इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉई. अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो इट कैन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस प्रोफेशन. MP MLA को जो सैलरी मिलता है स्टूडेंट्स, इट इज नेवर इनकम फ्रॉम सैलरी, इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट एनी एम्प्लॉई ऑफ एनी पब्लिक और द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी. सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. फॉर दैट अक्रू, ड्यू और रिसिट, 3 इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं स्टूडेंट्स, अक्रू, ड्यू और रिसिट. ध्यान रखना, अक्रू, ड्यू एंड रिसिट बेसिस. ओके, सो अक्रू का मतलब क्या? हमारे एग्जाम्पल में आई और एनी अदर पर्सन हैज ज्वाइन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन 1 Jan 2020, हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था. 30,000 पर मंथ सैलरी फिक्स हो गया है. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर पूरा महीना में काम करूंगा तो पर डे आई विल अर्न 1000 पर डे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स 1 Jan को काम किया, 9 AM to 7 PM इज द ऑफिस आवर्स. सो मैंने अपना ड्यूटी फुलफिल किया. सो इवनिंग को 1 Jan का इवनिंग को 7 PM आई विल नॉट नॉक द डोर ऑफ द एम्प्लॉयर एंड आस्क हिम टू पे द सैलरी. ऐसा नहीं होता है ना प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स. ओके, वाई? फॉर द सिंपल रीजन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सैलरी ड्यू कब होगा? ड्यू होगा 1st of नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो मैं 1 Jan का सैलरी कब मांग सकता हूँ? 1st of Feb को ही मांग सकता हूँ. 2nd Jan को काम करूंगा तो इन द इवनिंग ऑफ 2nd Jan आई कैन आस्क द सैलरी. व्हेन आई मस्ट आस्क 1st of next month, ऐसा so and so forth. 3rd Jan, 10th Jan, 20th Jan, 30th Jan, पूरा Jan मुझे काम करना है और 1st of Feb को आई कैन आस्क द सैलरी. रेसिप बेसिस मतलब स्टूडेंट समझने के लिए, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो सबका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. किसने ओवर टाइम किया, हु वाज पंक्चुअल. ओके स्टूडेंट्स, बराबर 9 AM पे आता था, 7 PM पे जाता था. किसने कितने हाफ डेज लिए स्टूडेंट्स, ऑल दोज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय HR डिपार्टमेंट. ओके, वो फिर वो रिकॉर्ड्स पूरा जो है किसको ट्रांसफर किया जाएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली विल डिसाइड हाउ मच सैलरी इज पेएबल टू दैट एम्प्लॉई. अकाउंट्स फॉर दिस एंटायर प्रोसेस रिक्वायर्स 4-5 days. सो 5th of नेक्स्ट मंथ को मेरे अकाउंट में मेरा सैलरी क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स इफ आई हैव जॉइंड ऑन 1st Jan, 31st March तक हम बात कर रहे थे. Jan का सैलरी, 1st of next month is 1st Feb and 5th of next month is 5th Feb. तो 1st Feb, 5th Feb, whichever is earlier. तो 1st Feb is the taxable date. 1st Feb कब आता है? 1920 में आता है, मतलब करंट ईयर में. Feb का सैलरी 1st March, 5th March. 1st March को taxable 1920. बट इफ वी कंसिडर केस ऑफ March 2020, ये स्टूडेंट्स ड्यू कब होगा? 1st April 20 एंड रिसिप्ट कब होगा? 5th April 20. सो 1st April, 5th April,
whichever is earlier, 1st April 2020, this comes or this lies in the financial year 2021, तो मेरा मार्च का सैलरी विल बी टैक्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 महीने का सैलरी टैक्सेबल होगा, मार्च का सैलरी नेक्स्ट मंथ में टैक्सेबल होगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देन इन दैट केस ऐसा एज्यूम करेंगे कि करंट ईयर का सैलरी एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल इन द करंट ईयर इटसेल्फ, नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं जाएगा, ओके, इफ नथिंग स्पेसिफाइड। हाँ, ड्यू डेट और ये रिसिप्ट डेट ऐसा दिया है, ड्यू एंड रिसिप्ट डेट, देन प्लीज मेक कंपेरिजन विच एवर इज अर्लियर। देन स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, सैलरी में आता क्या क्या है, बेसिक, अलावेंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जिसको मैं शॉर्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट कहता हूँ। ये सब सेक्शन 17 में स्पेसिफाई किया स्टूडेंट्स। और एक और पॉइंट लिख देता हूँ, वह मुझे अभी ध्यान आया स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आई कैन रिकॉर्ड इट एज सैलरी फॉरगॉन इवन दैट इज टैक्सेबल, ये सब सेक्शन 17 में है। मैंने क्यों लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सैलरी फॉरगॉन मतलब क्या स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, आई वर्कड, मेरा एम्प्लॉयर पे भी करने को तैयार था, ओके, देन फाइनली आई सेड कि मेरे एम्प्लॉयर को, सर मुझे पेमेंट मत करो, व्हाट यू डू, डोनेट टू दैट चैरिटेबल ट्रस्ट, आई वांट टू हेल्प समवन, मुझे वो सैलरी मत दो, आई वांट टू सरेंडर माई सैलरी टू दैट चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके। मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा, ठीक है, मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च, बीट एनी मंथ, जिस महीने में मैंने काम किया उसका सैलरी इज ड्यू ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम्पल में, एंड इट विल बी रिसीव्ड इन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, वो सब हमने अप्लाई किया। बट फाइनली व्हाट आई सेड टू माई एम्प्लॉयर कि सर डोंट क्रेडिट इट टू माई सैलरी अकाउंट, ऐसा करो वो सैलरी ना किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दो, ओके, आई वॉन्ट टू हेल्प समवन, ओके। सो दैट मीन्स आई हैव फॉरगॉन, मतलब आई हैव सरेंडर्ड माई सैलरी, गिवन अप। तो क्या ऐसे केस में सैलरी टैक्सेबल होगा? यस स्टूडेंट्स, फिर भी वो टैक्सेबल होगा मेरे लिए। व्हाई? बिकॉज आई हैव अर्न दिस सैलरी, मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है। चैरिटेबल ट्रस्ट को जो मैंने ट्रांसफर किया ना, उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम स्टूडेंट्स। वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने कमाया नहीं है, ओके, वो तो मैंने ट्रांसफर किया ना, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो सैलरी अगर फॉरगॉन भी कर दिया, मैंने सरेंडर भी कर दिया वॉलंटरीली, ज़बरदस्ती नहीं है, माई एम्प्लॉयर इज रेडी टू पे मी, बट आई सेड कि सर आई वॉन्ट टू हेल्प समवन, सो प्लीज़ ट्रांसफर दिस सैलरी इंस्टेड ऑफ इन माई बैंक अकाउंट टू दैट चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी की मुझे मदद करनी, वो चैरिटेबल ट्रस्ट में आप ट्रांसफर कर दो। सो इन दैट केस इट इज नोन एज सैलरी फॉरगॉन एंड इट विल बी टैक्सेबल स्टूडेंट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, डोंट फील बैड। जैसे आपकी एज में, और मैं भी स्टूडेंट्स अभी कॉलेज जाते हैं, हम अभी जॉब नहीं करते हैं, ओके, एज अ स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी समझो हम कोई जॉब नहीं करते हैं, तो हमको पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से मिलती है स्टूडेंट्स, ओके। सो वी आर नॉट अर्निंग दैट इनकम, हमने कोई मेहनत क्यों, हमने मेहनत नहीं की है स्टूडेंट्स, वी आर नॉट अर्निंग। व्हाट इज हैपनिंग इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपके पेरेंट्स का इनकम, योर फादर और मदर हुएवर इज वर्किंग, वो आपको हर महीने, हर वीक या हर डे दे गिव यू सम पॉकेट मनी स्टूडेंट्स। सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय योर पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स उस पर टैक्स पे करेंगे, वॉट एवर दे आर अर्निंग। यू विल नॉट पे एनी टैक्स बिकॉज यू हैव नॉट अर्न दैट इनकम, आपको तो पॉकेट मनी मिला था। सो दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ मनी। कमाया किसी और ने, फिर ट्रांसफर कर दिया किसी और को, थर्ड पर्सन को, सो दैट पर्सन विल नॉट पे टैक्स स्टूडेंट्स, उसने कमाया नहीं है, ही हैज नॉट अर्नड, ओके। जिसने कमाया है उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। सो दिस एप्लीकेशन, जैसे हमारी केस मैंने डिस्कस किया, एज अ स्टूडेंट राइट नाउ वी आर नॉट वर्किंग, सो पेरेंट्स हमको दे रहे हैं पॉकेट मनी, हमारी फीस भी वो पे करते हैं स्टूडेंट, सब कुछ वही कर रहे हैं ना। सो दे आर अप्लाइंग देयर इनकम, ओके, फॉर आवर बेनिफिट, हमारे फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स वो सब खर्चा कर रहे हैं। सो दे विल पे टैक्स ऑन वॉट एवर दे आर अर्निंग। आई एम नॉट, we as a student or we as their children of our parents will not pay any tax on that students because we are not earning। हमको तो ये ट्रांसफर होके आया है, इसको हम लोग एक और टर्म यूज़ करते हैं, रेमिटेंस जैसा होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो कमाया हम पेरेंट्स ने है, बाद में वो हमारे नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके। हमारी क्लास की फ़ीस भर दी, कॉलेज की फ़ीस भर दी, या कुछ ऐसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किया उन्होंने, हमको पॉकेट मनी दिया डेली बेसिस पे। सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मनी। अनदर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, पिन मनी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इन अ केस वेर अ हस्बैंड इज़ वर्किंग और हाउस वाइफ है, उनकी वाइफ वो सिर्फ घर में है, कोई जॉब नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली पूरे घर का खर्चा क्या होगा, हस्बैंड लेगा स्टूडेंट्स। सो व्हाट द हस्बैंड डज इज दैट पर्सन गिव सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू द वाइफ, है ना, भाई घर चलाने के लिए ये आप पैसे रखो। सो उसको हम लोग कहते हैं पिन मनी स्टूडेंट्स। सो पिन मनी इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उनकी वाइफ कोई टैक्स नहीं पे करेंगे बिकॉज शी इज़ नॉट अर्निंग स्टूडेंट्स, वो तो घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं,
ओके, हस्बैंड ने कमाया है, हस्बैंड टैक्स पे करेगा, उसने तो सिर्फ ऐसा अपना इनकम ट्रांसफर किया टू द वाइफ सो दैट शी कैन रन द हाउस होल्ड। ओके, सो पिन मनी हो, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी। तो ध्यान रखना, सैलरी फॉरगॉन इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हु हैज अर्न दैट सैलरी। फिर स्टूडेंट सैलरी का डेफिनेशन जैसे मैंने ऊपर बताया इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। एग्जॉस्टिव मतलब खाली इतने ही आइटम्स टैक्सेबल नहीं, इसमें बहुत कुछ आ सकता है स्टूडेंट्स। ओके, इसी पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि जितना सर ने लिखा है बस यही सैलरी है, बाकी कुछ नहीं है। देयर कैन बी मेनी मेनी आइटम्स एज इनकम फ्रॉम सैलरी। देन स्टूडेंट्स ये अलावेंस समझाने के लिए या बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, आई एम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम इन दिस सैलरी बैंड ऑफ ग्रेड पे ऑफ 10,000 1,000 12,000, मतलब 10,000 पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, हर साल मुझे 1,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलेगा। कब तक इन 1,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा? जब तक मेरा सैलरी 12,000 नहीं हो जाता। ओके, सो इफ आई एम पोस्टेड इन मुंबई स्टूडेंट्स, अगर मुंबई में मुझे पोस्ट किया गया है ना स्टूडेंट्स, सो मेरा बेसिक 12 रहेगा, और पटना में मेरा पोस्टिंग होगा तो भी मेरा बेसिक स्टूडेंट सेम 12 रहेगा। इट वोंट चेंज, वो बेसिक आपका सेम रहने वाला है। ओके, what happens is, बट मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ के खर्चे अलग हैं, पटना में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज टोटली डिफरेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, सो मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट ना मुझे कुछ अलावेंस मिलेंगे। हो सकता है टी अलावेंस नाम से मिले, भाई मुंबई में चाय का खर्चा ज़्यादा है, नाश्ते का खर्चा ज़्यादा है, और मुंबई में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मेडिकल अलावेंस मिलेगा। देयर कैन बी एनी सच अलावेंस। मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अलावेंस। ओके, सो बेस्ट एग्जाम्पल इसका है डीएनएस अलावेंस। ये जो आपको मिलता है स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस, या आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस भी कहते हैं। ओके, टू मीट द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है अलावेंसेस। और बेसिक हमेशा देखना, जो एम्प्लॉय ये बैंड में अपॉइंट होगा ना, उनका सबका बेसिक सेम होता है। अलावेंसेस डिपेंड जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स हुई है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अलावेंस का आज अलावेंस हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि अलावेंस है क्या और परक्विजिट है क्या। परक्विजिट्स बेनिफिट अटैच टू पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, मैंने एग्जांपल दिया था। अगर आप एमडी हैं किसी कंपनी में, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर है, तो कंपनी हो सकता है आपको फ्लैट दे रहने के लिए, कार भी दे। सो दैट इज द बेनिफिट, बट इट इज अटैच टू दैट डेजिग्नेशन। अनलेस एंड अनटिल यू बिकम एमडी ऑफ दैट कंपनी, देन ओनली यू कैन एंजॉय दैट बेनिफिट। एमडी बनोगे तो आपको फ्लैट मिलेगा, एमडी नहीं बन पाए तो आपको बेनिफिट, वहाँ पे बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ओके, सिंपल वर्ड्स में। देन स्टूडेंट्स इसी के बेस पे हमने ये डिस्कस किया था एडवांस सैलरी और अरियर्स ऑफ सैलरी। एडवांस सैलरी मैंने अब अप्रैल का सैलरी अभी ले लिया मार्च में, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहाँ पे क्या था, ड्यू फर्स्ट में, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, और रिसिप्ट बेसिस। अभी रिसिप्ट क्या हुआ, मैंने एडवांस ले लिया ना, अप्रैल का मैंने मार्च में ही ले लिया, तो मैंने ऐसा एज्यूम किया मार्च की 29 को कलेक्ट कर लिया। सो दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर 29 मार्च, सो 2019-20 में ही टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी है अप्रैल 2020 का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, बिकॉज एडवांस ले लिया। एंड द मेन रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ड्यू और दिस विच एवर इज अर्लियर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन 29 मार्च 2019-20 में आता है स्टूडेंट्स, सो टैक्सेबल इन द करंट ईयर। बट अरियर्स ऑफ सैलरी ना स्टूडेंट्स, एरियर्स मतलब डिस्प्यूट था, केस किया, केस में जीत गया, तो नाउ माय एम्प्लॉयर विल पे मी दैट पास का बैकलॉग, और दैट इज अरियर्स ऑफ सैलरी। डिस्प्यूट सेटल हो गया। सपोर्ट डिस्प्यूट 2016-17 का था, मेरा सीए ने 2016-17 में रिटर्न फाइल करते वक्त ये एरियर्स ऑफ सैलरी ऐसा बताया था दैट आई हैव रिसीव्ड। एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, एक्चुअली कब हुआ, करंट ईयर में जब कोर्ट केस फाइनल हुआ। So if it has been already taxed in the year 2016-17, then don't apply this rule। फिर मत करना ऐसा स्टूडेंट। तो फिर ठीक है, 2016 में टैक्स, 17 में टैक्स हो गया ना, तो फॉरगेट इट, वापस से थोड़ी टैक्स होगा बिकॉज ऑफ दिस रूल। एक बार टैक्स हो चुका 16-17 में, उसने ड्यू बेसिस पे माई सीए व्हाट ही डिड, देखो 2016-17 में स्टूडेंट्स व्हाट हैड हैपेंड, ये ड्यू डेट तो था ही नहीं ना, आपके रेफरेंस के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, सॉरी रिसिप्ट डेट तो था ही नहीं। व्हाट आई सेड, कोर्ट केस अभी फाइनल हुआ 2019-20 में, एंड आई रिसीव दैट अरियर्स ऑफ सैलरी ऑन 27 मार्च 20 इन दिस फाइनेंशियल ईयर। 16-17 में खाली एक ही डेट था, ड्यू डेट था, रिसिप्ट डेट तो था ही नहीं स्टूडेंट्स, इट वॉज अननोन बिकॉज कोर्ट केस चल रहा था। बट ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, सो 1 मार्च 17 था अर्लियर, तो बेस्ड ऑन दैट माई सीए हैज फाइल्ड द रिटर्न फॉर 2016-17 में ही उसने सैलरी को टैक्स कर लिया था स्टूडेंट्स। सो अगेन अभी रिसिप्ट हुआ 27 मार्च 20 को, अगेन इट विल नॉट बी टैक्सेबल, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही इनकम को 2 बार टैक्स नहीं कर सकते। नाउ वी स्टार्ट विद अलावेंसेस स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलावेंसेस से। ये अलावेंसेस जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब सेक्शन 10 एंड ज़्यादातर, हाँ जनरली दे लाई अंडर सेक्शन
10 एंड सबसेक्शन 14। कुछ अलाउंस जैसा 13A में भी आता है एक हाउस रेंट अलाउंस, तो डिस्कस करेंगे करके। अलाउंसेस आई हैव ऑलरेडी सेड इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट received along with salary, और ये फिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स टू मीट हाउ टू रिकॉर्ड टू मीट सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या कैसा लिखेंगे, अनयूजुअल, अनयूजुअली बेटर टर्म होगा, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। जैसे मैंने मुंबई पटना का एग्जांपल लिया था, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, ओके स्टूडेंट्स, पटना में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है स्टूडेंट्स, सो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो गई है इसकी वजह से। और देयर आर लेस स्टूडेंट्स, देखो जैसे आपको बताऊं अलावेंस में एक अलावेंस आपको मिलता है ट्राइबल एरिया अलावेंस, किसका पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हुआ तो वहाँ पे ये एक्स्ट्रा अलावेंस गवर्नमेंट उसको ट्राइबल एरिया अलावेंस समझेगी। डिस्टर्ब एरिया अलावेंस, डिस्टर्ब एरिया मतलब स्टूडेंट्स कहीं पे डिस्टर्ब एरिया फॉर द एग्जांपल कहीं टेररिज्म वगैरह का कुछ है स्टूडेंट्स, ओके, सो इन दैट केस वहाँ पे पोस्टिंग्स हुआ, जान को खतरा है, तो नो वन विल गो टू विलिंग टू गो टू देयर, तो एक तरह से लालच देंगे कि इफ़ यू आर पोस्टेड देयर यू विल रिसीव सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट पर्पस, ओके। लालच देना अच्छा टर्म नहीं है, दोज हु गो देयर ऐसा फाइट करने के लिए स्टूडेंट्स जान पे खेल के जाते हैं, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिस्टर्ब अलावेंस मतलब अभी ठीक है उसका पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुआ है, इट्स एन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, बेचारे के साथ क्या होगा उसको खुद को पता नहीं, ओके, इट्स अ डिस्टर्ब एरिया स्टूडेंट्स। टेरर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं वहाँ पे, सो गवर्नमेंट पेज देम सम एक्स्ट्रा अलावेंसेस फॉर दैट पर्पस। सो ऐसा मैंने इसके लिए कंडीशन क्या लिखा, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओके। So fixed amount received along with salary to meet unusual circumstances, ऐसा हम शॉर्ट में अलावेंस को समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने मीनिंग लिखा, अभी इनकम टैक्स में होता क्या है कि कुछ अलावेंसेस क्या होते हैं ना स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन अलावेंसेस विच आर ग्रांटेड, ये आपको ग्रांट किया जा रहा है फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब आपकी ड्यूटी से रिलेटेड है, फॉर ऑफिशियल पर्पस, ओके। सो इफ यू रिसीव अलावेंस फॉर ऑफिशियल पर्पस ना, स्पेंड इट, खर्चा करो। इफ यू सेव, अगर आपने बचा लिया उसको, खर्चा नहीं किया, इफ यू सेव देन इट इज टैक्सेबल, वैसे वो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट मतलब नॉट टैक्सेबल, आपने बचा लिया तो खर्चा टैक्सेबल होगा, खर्च कर दिया तो नॉट टैक्सेबल होगा। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म अलावेंस, मेरा एम्प्लॉयर ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ दिए मुझे और कहा आप एक यूनिफॉर्म खरीदो, जो उस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक है फिक्स यूनिफॉर्म, सब वर्कर्स को वो यूनिफॉर्म पहनना है, ओके। तो व्हाट द कंपनी डज, वो आपके लिए स्टिच नहीं करते, दे गिव यू कैश मनी कि प्लीज़ फ्रॉम दिस 2000 रुपीज़ ना यू परचेज अ यूनिफॉर्म। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने यूनिफॉर्म परचेज किया 1500 का, दैट मीन्स 500 सेव हुआ, तो 500 विल बी टैक्सेबल, मतलब मिला है ना तो पूरा खर्चा करो उसको, डोंट ट्राई टू सेव इट, ओके स्टूडेंट्स, बचत नहीं करनी है आपको, जिस काम के लिए वो पैसा मिला है उस काम में खर्च कर दो, देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर यू। अगर आपने सेव किया तो 500 रुपीज़ आपके लिए टैक्सेबल, मतलब इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम, दैट इज द मीनिंग। अगर आपने सेव किया तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, खर्च कर दिया तो स्टूडेंट्स ना क्या हुआ, 2000 मिला था, 2000 पूरा स्पेंड कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो हाउ इट कैन बी योर इनकम, इफ यू सेव देन ओनली इट्स एन इनकम। यूनिफॉर्म अलावेंस हो गया स्टूडेंट्स, और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एनी अदर एग्जाम्पल, लेट मी थिंक स्टूडेंट्स। एक रिसर्च अलावेंस भी इसी के जैसा होता है, सब एक रिसर्च अलावेंस है समझो, अगेन दिस इज फॉर ऑफिशियल पर्पस, कंपनी ने आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया था, तो जिस काम के लिए दिया है खर्चा करो, अगर आपने बचाया तो स्टूडेंट्स इट विल बी टैक्सेबल। सेम वे आपको अनदर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बेटर इफ यू रिमेंबर ऑल दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। हेल्पर अलावेंस, ऑफिस में मेरी मदद के लिए मैंने एक हेल्पर रखा है स्टूडेंट्स, तो वो हेल्पर का सैलरी आई एम पेइंग बट नॉट फ्रॉम माई ओन पॉकेट, आई गेट एन अलावेंस कैश, या मतलब थ्रू चेक, मुझे मेरे अकाउंट में पैसा आता है,
सो ओके, एंड फ्रॉम दैट मनी आई पेड टू दैट हेल्पर स्टूडेंट्स। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिल रहा है, घर के लिए हेल्पर नहीं है, ऑफिस के लिए ये हेल्पर है स्टूडेंट्स। ओके, सो आई एम स्पेंडिंग फॉर दैट पर्पस, सो इट विल बी नॉट टैक्सेबल। ध्यान रखना, ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर अलाउंस मिला है तो स्पेंड इट, अगर स्पेंड किया तो अच्छी बात है। इफ़ यू ट्राई टू सेव इट, आपने बचाया, तो दैट विल बिकम योर इनकम स्टूडेंट। जितना आप बचाओगे उतना आपका इनकम होगा, अगर वो इनकम होगा तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स आएगा आपको पे करने के लिए। हेल्पर अलाउंस हो गया, रिसर्च अलाउंस हो गया। हाँ, एक जैसा स्टूडेंट्स होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, सेम वे कन्वेंस अलाउंस। बट अगेन फॉर ऑफिशियल पर्पस स्टूडेंट, ध्यान रखना ये ट्रैवलिंग और कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पस होता है। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस किस लिए हो सकता है स्टूडेंट, जैसा आपका ट्रांसफ़र हुआ, मुंबई में आप रहते थे, आपका जॉब मुंबई में था, नाउ योर कंपनी हैज़ ट्रांसफर टू यू दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली जाने का जो भी ट्रांसफ़र, कुछ दिन सपोज जस्ट एन एग्जांपल, आपको वहाँ पे परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिला, कुछ दिन आप होटल में रुक गए, ओके, सो वो होटल का खर्चा कंपनी इज पेइंग, सो दैट व्हाट इज ट्रैवलिंग अलाउंस स्टूडेंट्स। कन्वेंस का मतलब ना, जनरली हम लोग एज अ स्टूडेंट व्हाट यू विल थिंक, कन्वेंस का मतलब ना, कन्वेंस अलाउंस, जनरली वी थिंक कन्वेंस मतलब घर से ऑफिस जाने का अलाउंस। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा ऑफिस वीटी में स्टूडेंट्स, मुंबई CST और फोर्ट एरिया, ओके, नाउ फ्रॉम बोरीवली, आई एम स्टेइंग एट बोरीवली, सो अभी बोरीवली से मुझे जाना है चर्च गेट या वीटी, तो माई एम्प्लॉयर हैज़ गिविंग मी सर्टन मनी, कि भाई हर महीना मुझे वो पैसा देता है कि आप रेलवे का पास ले लो, फर्स्ट क्लास पास ले लो। ओके, सो व्हाट स्टूडेंट्स थिंक दैट इज कन्वेंस अलाउंस। ध्यान रखना, प्लीज नोट, अलाउंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटर नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। अलाउंस फॉर कन्वेंस या ट्रैवलिंग बिटवीन रेसिडेंस, जहाँ आप रहते हो, एंड प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ आप काम करने जाओगे, इज नॉट कन्वेंस अलाउंस। ये कन्वेंस अलाउंस में नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा अलाउंस मिल रहा है, ओके, टू ट्रैवल बिटवीन योर रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्क, वो तो हमेशा टैक्सेबल होगा स्टूडेंट। आप वो ऑफिशियल पर्पस में नहीं माना जाता, इट इज़ टैक्सेबल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ टैक्सेबल। तो यहाँ पे कौन से कन्वेंस अलाउंस की बात हो रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ऑफिस मेरा चर्च गेट में है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बोरीवली में रहता हूँ, बोरीवली से चर्च गेट गया, सो इफ आई एम रिसीविंग अलाउंस फॉर दिस पर्पस, फॉर ट्रैवलिंग बिटवीन बोरीवली एंड चर्च गेट फ्रॉम माई रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क, तो वो तो टैक्सेबल होगा। बट एक बार वहाँ पे गया, अभी मैं सेल्स डिपार्टमेंट में, चर्च गेट में मैंने अटेंडेंस लगाया, नाउ फ्रॉम चर्च गेट आई एम गोइंग टू द वेरियस एरियाज ऑफ मुंबई, मुझे कभी घाटकोपर भेज देते हैं वो लोग, कभी अंधेरी, ओके, कभी वर्ली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एंड फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट ट्रैवलिंग अगर मुझे कोई अलाउंस मिलता है तो दैट इज काउंटेड एज कन्वेंस अलाउंस। सो ध्यान रखना, कन्वेंस अलाउंस का मीनिंग क्या होता है। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड द ऑफिस वेयर यू आर वर्किंग स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ वर्क, सो दैट इज नॉट काउंटेड एज कन्वेंस अलाउंस। इसके लिए अगर कुछ अलाउंस मिला तो दैट इज टैक्सेबल। सो कन्वेंस अलाउंस इज व्हाट, एक बार आप ऑफिस पहुंच गए, फिर ऑफिस से ऑफिशियल वर्क के लिए जहां भी जाओगे, एंड इफ योर एम्प्लॉयर पेज यू सम अलाउंस फॉर दैट, ट्रेन टिकट लेने के लिए, या टैक्सी फेयर वो पे करता है, आपको देता है वो, या बस के टिकट का फेयर देता है, या रिक्शा का ऑटो फेयर देता है वो स्टूडेंट, सो दैट इज कन्वेंस अलाउंस। तो अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है तो स्पेंड इट। अगर आपने वहाँ भी बचत की, बचा लिया, आपको मिला था टैक्सी फेयर बट आपने बस से ट्रैवल किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो आपने बचत की, सेव किया, सो दैट सेविंग विल बी टैक्सेबल स्टूडेंट्स। तो मिला है तो खर्च करो उसको, आप बचा नहीं सकते स्टूडेंट्स, बचाया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया स्टूडेंट्स। एक और ऐसा भी हो सकता है नाम का, चलो कितने एग्जाम्पल लिखेंगे आपके लेवल, ठीक है, इतना ही बहुत है स्टूडेंट्स, वी वोंट राइट सम मोर एग्जाम्पल, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस तो सिंपल है, कोई इसमें रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, बट मैंने बताया ना हेल्पर अलाउंस एक घर के लिए नहीं मिला आपको, हेल्पर अलाउंस, ओके, अगेन फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब आपने एक हेल्पर रखा है अपने ऑफिस में, अपने केबिन में, वो आपकी मदद करता है, फाइल ले आओ, फाइल लेके आ जाएगा, वो फाइल रख दो, फाइल रख देगा, ओके, सो दैट काइंड ऑफ वर्क इज डूइंग, एंड उसका सैलरी आप पे कर रहे हो थ्रू योर अकाउंट, बट आपको अलाउंस मिलता है उसका स्टूडेंट्स।
सो ऐसा हेल्पर अलाउंस जो होगा स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। ये कन्वेंस अलाउंस का थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सो कुछ अलाउंसेस कैसे होते हैं, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं, तो स्पेंड करना तो ठीक अच्छी बात है, स्पेंड कर दिया तो नथिंग इज टैक्सेबल। आपने उसमें कुछ सेव किया, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने 500 सेव लिखा था, तो 500 बिकम्स टैक्सेबल। नाउ स्टूडेंट्स कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं ना, तो इसको आप कह सकते हैं जितना स्पेंड किया उतना एग्जेम, नॉट टैक्सेबल, अगर बचा लिया तो टैक्सेबल। नाउ अलाउंसेस which are exempt up to certain amount, मतलब ये लिमिट जो है ना, सर्टन अमाउंट मतलब लिमिट, ये लिमिट इनकम टैक्स में स्पेसिफाई किया है। ओके, ये अलाउंस पहला वाला था ऑफिशियल पर्पस के लिए, जो स्पेंडेड नथिंग इज टैक्सेबल, बचाया तो टैक्सेबल। अभी ये अलाउंसेस कैसा है स्टूडेंट्स, वो इनकम टैक्स में लिखा है कि अगर ये नाम का आपको अलाउंस मिलता है ना, तो इतना एग्जेम्प्ट होगा और बाकी टैक्सेबल। दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग, ठीक है। सो इसमें स्टूडेंट जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है ना, सिर्फ मैं वो लिख रहा हूँ। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, हम पूरा सब नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल ट्राइबल एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, स्पेशल एरिया अलाउंस, बहुत सारे, हिली टेरेन एरिया अलाउंस, बहुत सारा ऐसा कुछ, ठीक है। सो वी आर नॉट रिकॉर्डिंग ऑल दोज आइटम्स जो हमारे एग्जाम में पूछता है हमको नॉर्मली ना, जनरली उसी को लिखेंगे स्टूडेंट। तो जैसा अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अलाउंस अगेन कैश में होता है। ओके, तो एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ हिस्सा, जस्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ 500 पर मंथ, 1000 पर मंथ, वो उसके चाइल्ड का एजुकेशन का खर्चा भी देता है, वो स्टूडेंट्स कैश में मिलता है उसको, सो इट्स एन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला तो उसका लिमिट फिक्स किया हुआ है स्टूडेंट्स इनकम टैक्स में। एंड हाउ मच इज द लिमिट स्टूडेंट्स, एकदम आसान है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, maximum for 2 children। तो आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स अगेन देखो, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। जो एम्प्लॉय काम करता है ना, उसके 3 बच्चे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, उसको 1000 रुपीज मिलता है पर चाइल्ड, एम्प्लॉयर दे रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स रूल, एम्प्लॉयर उसको 1000 पर मंथ दे रहा है, तो 1000 इंटू 12, और उसको 3 बच्चों का वो दे रहा है खर्चा। ओके, सो 1000 इंटू 12, 12,000, 12,000 इंटू 3, 36,000। दिस इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज एन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। वो 36,000 रुपीज साल का किसको देता है, एम्प्लॉय को। किस लिए, कि भाई आप अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्चा करो। ओके, 1000 रुपीज दे रहा है पर मंथ, सो आई मल्टीप्लाइड विद 12। एंड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन ही इज पेइंग, 3 चिल्ड्रन। बट इनकम टैक्स कहता है नहीं, आपको इतना नहीं मिलेगा, हमने तो फिक्स कर दिया है लिमिट, maximum 100 per month, so multiply by 12, and then maximum for how many children, 2 children, so 100 into 12 is 1200, 1200 into 2 will be 2400, so 2400 है ना स्टूडेंट्स, ये 2400 that will be exempt। तो आउटर कॉलम में जो भी होगा टैक्सेबल, 36,000 minus 2400, so how much it will be, 33,600 will be taxable। एम्प्लॉय को ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ओके, सो देयर आर सर्टेन अलाउंसेस जहां पे इनकम टैक्स में खुद लिमिट फिक्स कर दिया गया है, आपको कितना मिलता है वो आप जाने और एम्प्लॉयर जाने। इनकम टैक्स पीपल विल से दैट कि भाई हमारी तरफ से तो इतना लिमिट फिक्स है, हम इतना ही आपको एग्जेम्पशन देंगे, इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी अलाउंस मिला है दैट विल बी टैक्सेबल। यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेंड करना, प्लीज नोट, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जितना आपको मिलता है स्पेंड करो, इफ यू ट्राई टू सेव इट इज टैक्सेबल। यहाँ स्पेंड करने की बात नहीं है, यहाँ लिमिट की बात है। आपको 36,000 मिला ना, आपने स्पेंड किया कि नहीं स्पेंड किया, कोई देखने नहीं आएगा, नो वन विल ऑब्जर्व दैट। इनकम टैक्स पीपल विल से दैट वी हैव फिक्स 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो सॉरी नॉट 1000, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे एंड मैक्सिमम यू आर अलाउड अप टिल दिस 2400। अगर एम्प्लॉयर आपको इससे ज़्यादा अलाउंस देता है, 2400 से ज़्यादा पूरे साल का,
देन एक्सेस अमाउंट रिसीव विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ स्पेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिमिट है वो हमको याद रखना है, वो लिमिट के अंदर रहना है। लिमिट क्रॉस किया सो इट विल बी टैक्सेबल। एनी अमाउंट अबव 100 पर मंथ बिकम्स टैक्सेबल। और मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए मिला, बट आपको कितने का मिलेगा एग्जाम्पशन? 2 का। एक बच्चे के लिए मिला तो यहाँ पे एक ही लिखना स्टूडेंट्स, 2 बच्चे के लिए मिला मल्टीप्लाई बाई 2, बट इफ दैट पर्सन रिसीव्स फॉर 3 चिल्ड्रन 4 चिल्ड्रन, सो यू कैन राइट 3 और 4, देन यू हैव टू राइट ओनली 2। ओके, सो एक ऐसा हो गया। सेम वे अनदर वन जो हमारे एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है स्टूडेंट्स, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय के बच्चे हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो घर से काफ़ी दूर है, बोर्डिंग स्कूल जैसा होता है। ओके, तो दे स्टे इन हॉस्टल, तो वो हॉस्टल का खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो इसका भी उन्होंने लिमिट फिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, एंड वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट लिमिट। अगेन बड़ा सिंपल है, इट इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड। अगेन मैक्सिमम फॉर 2 children. Okay, so that's just like children education allowance. For the sake of understanding, आपका एम्प्लॉयर 1000 रुपीज़ दे रहा है एम्प्लॉय को पर मंथ, सो मल्टीप्लाई बाई 12 एंड इज गिविंग फॉर 4 चिल्ड्रन, तो 1000 इंटू 12 इंटू 4 विल बी 48,000। एम्प्लॉय इज अर्निंग 48,000 एज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। कितना खर्चा किया वो मत देखना क्वेश्चन में, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये लिमिट याद रखना। अच्छा, इनकम टैक्स देता है 300, सो वी वोंट अलाउ यू 1000, विल अलाउ यू ओनली 300 पर मंथ, सो मल्टीप्लाई बाई 12। इनकम टैक्स कितना कहता है पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, वी वोंट अलाउ यू फॉर 4 चिल्ड्रन, विल अलाउ यू ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। सो 300 इंटू 12 3600, 3600 इंटू 2 7200, सो 48,000 में से 7200 इज एग्जेम्प्ट, बैलेंस जो बचेगा जो भी आंसर होगा दैट विल बी टैक्सेबल, 40,800 विल बी टैक्सेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अमाउंट भी विद इन लिमिट होना चाहिए और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से भी लिमिट में। सपोज इफ दिस इज गिवन 700, स्टिल आई विल राइट 300। अगर 600 है तो आई विल राइट 300, बट ही हैज गिवन 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 4 चिल्ड्रन। यहाँ पे सपोज 300 है तो इट इज विद इन द लिमिट, 300 ही लिखेंगे हम लोग इंटू 12, बट इंटू 4 नहीं लिखेंगे, इंटू 2। बट सपोज एम्प्लॉयर ने 200 दिया है तो अभी नीचे कितना लिखेंगे, डोंट राइट 300 देन, फिर 200 लिखेंगे। दिस इज लिमिट स्टूडेंट्स, ये 300 पर मंथ पर चाइल्ड ये जो हम लिखा है लिमिट, मतलब इसको क्रॉस मत करो, इसके ऊपर नहीं जाना। ओके, अगर इसके अंदर हो तो राइट दैट अमाउंट स्टूडेंट्स। ओके, अगर 200 मिला है एम्प्लॉयर से तो राइट 200, 250 मिला है राइट 250, 300 मिला है राइट 300, 300 क्रॉस हो गया तो फिर 300 ही लिखना है, 500 मिला तो भी 300 लिखो, 700 मिला तो भी 300 लिखो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लिमिट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो लिमिट क्रॉस होगा तो यू कैन गो अप टिल दैट लिमिट। लिमिट से कम मिला है आपको, सिर्फ 50 रुपीज़ मिला है एम्प्लॉयर से, तो यहाँ 50 लिखेंगे, फिर 300 नहीं लिखेंगे। यू कांट क्रॉस द लिमिट स्टूडेंट्स। ओके, एनी अमाउंट लेस देन द लिमिट इज ओके, लिमिट क्रॉस किया तो फिर आपको वहीं पे रेस्ट्रिक्ट करना होगा। ठीक है, सेम वे फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर यहाँ क्वेश्चन में 1 बोला है तो आप भी 1 लिखना, 2 बोला है 2 लिखेंगे। हाँ, एज सुन एज इट बिकम्स 3 चिल्ड्रन तो फिर आप 3 नहीं लिख सकते, आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 का खाली एग्जाम्पशन मिलता है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ओके, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट्स। सेम वे स्टूडेंट्स एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, भी एग्जाम में आपको कभी कभी पूछता है स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगेन कितना खर्च हुआ वो मत देखना, इसका लिमिट है 3200 पर मंथ। और ये किसके लिए अलाउड है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ अगर एम्प्लॉय डेफ है या फिर ब्लाइंड है स्टूडेंट्स वो। और हैंडीकैप, असल में वहाँ पे टर्म है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स, तो हम शॉर्ट में उसको खाली कह देते हैं हैंडीकैप, फिजिकली डिसेबल्ड। ओके, तो ऐसे ही एम्प्लॉय को ये एग्जाम्पशन खाली मिलेगा 3200 का स्टूडेंट। हट्टा खट्टा एम्प्लॉय है ना स्टूडेंट्स, है ना, सेहतमंद है, ओके, वेल बिल्ड है, अच्छी हेल्थ है उसकी, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है स्टूडेंट। जो बेचारा एम्प्लॉय फिजिकली चैलेंज है स्टूडेंट्स, ओके, तो उनके लिए ये एग्जाम्पशन रखा गया। अगर उनका एम्प्लॉयर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है ना, सो दिस विल बी एग्जाम, बट अप टिल 3200 पर मंथ स्टूडेंट। अच्छा, इनके लिए ये फायदा एक और रखा है स्टूडेंट्स उन्होंने कि इफ दे ट्रैवल बिटवीन देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्क, फॉर दैट पर्पस इफ दे रिसीव दिस ट्रांसपोर्ट अलाउंस देन ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर भी इनके लिए एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा वो। और कोई ऐसा जो आपको एग्जाम में पूछता हो स्टूडेंट्स, इट इज
बॉर्डर एरिया तो आपको नहीं पूछता है, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, ये सब एग्जाम में जो नहीं आता स्टूडेंट्स में वो नहीं लिख रहा हूँ, जो नॉर्मली पूछता है वही मैं लिख रहा हूँ। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सो और कोई टाइप है अलाउंस का नहीं स्टूडेंट। सो ध्यान रखना, अलाउंस मीन्स अ फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड अलॉन्ग विद सैलरी टू मीट अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। अब अलाउंस दो तरह के होते हैं, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है तो उसका सिंपल रूल क्या है स्टूडेंट, स्पेंड करो, बचाना नहीं, बचाओगे तो टैक्सेबल है। जैसे यूनिफॉर्म के लिए मिला है ना, तो आप यूनिफॉर्म खरीद लो, 2000 का यूनिफॉर्म है, आपने 1500 में खरीदा तो 500 टैक्सेबल। सेम वे रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सब आपको अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए मिल रहा है तो प्लीज स्पेंड इट, तो नथिंग इज टैक्सेबल। उसमें कुछ सेव कर लिया या बिल्कुल स्पेंड नहीं किया तो इट बिकम्स टैक्सेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट टू सर्टन अमाउंट, सर्टन लिमिट, मतलब इसमें ये मत देखना कितना खर्चा हुआ, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज हाउ मच इनकम टैक्स अलाउज। इनकम टैक्स का रूल, उसके रेगुलेशन, वो एक्ट, वो सेक्शन हमको क्या कहता है, बस वो फॉलो करना है। एम्प्लॉय ने स्पेंड किया नहीं किया, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस स्टूडेंट्स। तो उसका एक एग्जांपल मैंने जैसे लिखा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एज पर इनकम टैक्स 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो एम्प्लॉयर से मिला अलाउंस, हाउ मच एम्प्लॉय स्पेंड्स दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, खाली देखना 100 पर मंथ है कि नहीं, एंड इट्स फॉर 2 चिल्ड्रन के, 3 चिल्ड्रन के, 4 चिल्ड्रन, या 100 है के 1000 है के 500 है, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। सेम वे मैंने हॉस्टल एक्सपेंडिचर लिखा, उसका मैक्सिमम इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। बट ध्यान रखना है सिर्फ डेफ होते हैं, ब्लाइंड, यू कैन से फिजिकली चैलेंज पीपल जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके लिए ही है 3200 पर मंथ का। देर इज अ लॉन्ग लिस्ट स्टूडेंट्स, बट जो एग्जाम में हमको नॉर्मली पूछता है, जनरली जो पूछता है, हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस वॉज अलाउंस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्टूडेंट्स परक्विजिट्स। अभी परक्विजिट्स के बारे में सोचेंगे कि उसका क्या करना है। पहले मैं इसका मीनिंग बता चुका हूँ, वंस अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। परक्विजिट्स का मतलब क्या, बेनिफिट, किसी तरह का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, एडवांटेज दिया जा रहा है, बट बेनिफिट अटैच है वो किस चीज से, अटैच टू अ डेजिग्नेशन, या हम जिसको कहते हैं पोस्ट। कंपनी में अच्छा पोस्ट पे एमडी है, डायरेक्टर है, सीएफओ है, सीईओ है, स्टूडेंट्स मैनेजर है, तो हो सकता है उसको कार मिले, फ्लैट मिले कंपनी की तरफ से स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाट इज परक्विजिट, सिंपल मीनिंग परक्विजिट का स्टूडेंट्स, ओके। और परक्विजिट ज़्यादातर सब सेक्शन 17 में कवर होते हैं स्टूडेंट्स। अभी परक्विजिट में ना स्टूडेंट्स अलग अलग लिस्ट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 3 तरह का हो सकता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट परक्विजिट होता है नंबर 1, परक्विजिट्स विच आर ऑलवेज टैक्सेबल। मैं ऐसे परक्विजिट की बात कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये मिला तो समझ जाना ये टैक्सेबल है, जितना मिला पूरा का पूरा अमाउंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्ट आपको उसकी लिस्ट में नाम ही सब लिख देता हूँ कौन कौन से ऑलवेज टैक्सेबल है। नंबर 1, फर्स्ट वन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब फ्लैट स्टूडेंट्स। सेकेंड, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी। पहले मैं लिख लेता हूँ, एंड जो नॉर्मली अगेन जो नॉर्मली एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट्स उतना ही लिखेंगे, बेटर हमारे लिए। थर्ड, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। फोर्थ क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, ईसॉप स्लैश सॉरी स्वेट, SWEAT, स्वेट इक्विटी। Number 5, use of movable asset, employer का movable asset. Number 6, transfer of movable asset. Number 7,
इंटरेस्ट फ्री लोन, या कंसेशनल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, कंसेशनल भी हो सकता है। ओके, तो ये परक्विजिट्स हमेशा टैक्सेबल होंगी। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, CFO है किसी कंपनी का, कंपनी ने उसको क्या दे दिया, कंपनी ने उसको घर दे दिया रहने के लिए स्टूडेंट्स। ओके, एंड घर का की दिया एंड दिस सेड जस्ट यू स्टार्ट स्टेइंग ओवर देयर। तो मैनेजर ने पूछा कि प्लीज़ वो घर का रेंट कौन पे करेगा, तो एम्प्लॉयर सेड नो नीड टू वरी, आप सिर्फ वहाँ पे रहो, रेंट हम लोग पे करेंगे। दैट मीन्स एम्प्लॉयर इज पेइंग द रेंट, सो एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉय को, सो इट इज़ अ परक्विजिट। हो गया परक्विजिट ये, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये घर का रेंट कौन पे करने वाला है, एम्प्लॉयर। रेंट फ्री का मतलब क्या, एम्प्लॉय को 1 रुपया नहीं देना है, वो घर में बस आराम से रहेगा स्टूडेंट्स। रेंट विल बी पेड बाय द कंपनी, दैट इज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट मतलब क्या, घर तो मिला कंपनी की तरफ से रहने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल वो घर का रेंट है ना 50,000 पर मंथ है। सो कंपनी सेज दैट वी विल कॉन्ट्रीब्यूट 30,000, मतलब हम लोग 30,000 पे करेंगे एंड यू पे 20,000, दैट इज द मीनिंग। सो 30,000 एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। वाई 30,000 ओनली, ठीक है, रेंट 50,000 पर मंथ है उस घर का, बट कंपनी अपने पॉकेट से कितना पे कर रही है, 30,000, बाकी 20,000 कौन पे करेगा, एम्प्लॉय पे करेगा। सो दिस 30,000 इज द रियल बेनिफिट विच द एम्प्लॉय इज गेटिंग, सो दिस 30,000 इज नोन एज कंसेशन इन रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना आसान है। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी ये टर्म यूज करता है रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशन रेंट के लिए, फर्निश हाउस, अनफर्निश हाउस, फर्निश या अनफर्निश टर्म होगा। सो फर्निश अनफर्निश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा घर जिसमें फर्निश मीन्स पूरा फर्नीचर वगैरह अवेलेबल है, AC इंस्टॉल है, इंटीरियर से काम हुआ है, ओके, बेड्स हैं, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, ओके, जो घर के ज़रूरत के सामान है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, फर्निश फ्लैट या फर्निश रेसिडेंट। ओके, या अनफर्निश भी हो सकता है। अनफर्निश मतलब क्या, सिर्फ घर है, दीवार है, छत है स्टूडेंट्स, मतलब बाकी सामान आपको लेके आना है। दैट इज अ सिंपल मीनिंग, प्लेन सिंपल फ्लैट, पंखा वगैरह कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको लाके सब चीज़ इंस्टॉल करनी है, दैट इज अनफर्निश। सो इट कैन बी फर्निश और अनफर्निश। ओके स्टूडेंट्स, सो चाहे फर्निश हो या अनफर्निश हो, इसका कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स में, बट इट इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन अवर सिलेबस, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग, वाई टू वेस्ट टाइम for the things which have not been prescribed in syllabus students. For that simple reason, ये calculation कैसे होगा ये सब जाने दो, हमको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, if I am getting any rent free accommodation from my employer, so that is taxable। कितना taxable है वो क्वेश्चन में देगा होगे। Okay students, same way I got a flat whether it is furnished or unfurnished, but it is concession in rent। concession मतलब part of the rent I have to pay as an employee और कुछ पार्ट मेरा कंपनी एम्प्लॉयर पे करेगा। सो द पार्ट विच द कंपनी इज पेइंग दैट इज टैक्सेबल फॉर मी। ओके, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। बाकी सब कैलकुलेशन कैसा होता है, फॉरगेट इट, वो रूल 2B BB वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जाने दो उसको। एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर, अगेन सिंपल, मेरे घर का राशन किसको लाना चाहिए, मुझे लाना चाहिए ना, ग्रॉसरीज, राशन मतलब ग्रॉसरी स्टूडेंट्स। ओके, मुझे खाने पीने की जरूरत है तो सारे सामान मुझे लाना चाहिए स्टूडेंट्स, बट व्हाट आई डू, मैं सिर्फ जाके लिस्ट बना के मैं दे देता हूँ राशन वाले को, ही सप्लाइज ऑल द ग्रॉसरीज टू me and the payment for that bill is made by employer। That is what is employees obligation made by employer। समझा है, मेरा खर्चा मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है, मेरे घर का लाइट का बिल किसको पे करना चाहिए, मुझे पे करना चाहिए, बट इट इज पेड बाय कंपनी और द एम्प्लॉयर। सो दैट इज व्हाट इज एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है तो अगेन इट इज टैक्सेबल। ESOP स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये मैंने बायबैक ऑफ शेयर्स में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। स्वेट इक्विटी स्टूडेंट्स मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या कहेंगे, स्टार्टअप्स में होता है स्टूडेंट्स, या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स हो सकता है, उनका प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनी उनको वादा करती है, कंपनी प्रॉमिस देम कि वी विल अलॉट यू शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20। बट आपको कुछ दिन हमारी कंपनी में, कुछ साल कुछ दिन हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, सपोज 3 years आपको काम करना पड़ेगा हमारी कंपनी में। दे नो दैट कि दिस पर्सन हैज़ ए टैलेंट, 3 years हमारे यहाँ काम करेगा तो कंपनी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। ओके, सो व्हाट द कंपनी डज, कंपनी प्रॉमिसेस सच एम्प्लॉय कि यू वर्क फॉर अस फॉर 3 years, आफ्टर 3 years विल गिव यू शेयर्स ऑफ आवर ओन कंपनी जिसका वैल्यू हम आपसे ₹20 चार्ज करेंगे। सपोज 3 years काम किया उस एम्प्लॉय ने और वो शेयर्स का वैल्यू मार्केट में, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट में उस शेयर का वैल्यू 2000 है, तो व्हाट विल हैपन, कंपनी तो कितने में देने में वादा किया था, ₹20। सो दिस 3 years खत्म होने के बाद एम्प्लॉय विल आस्क द कंपनी कि प्लीज फुलफिल योर प्रॉमिस, आपने ₹20 में शेयर देने का वादा किया है।
एम्प्लॉय विल पे 20 रुपीज़ टू देम, टू द कंपनी, उनसे शेयर्स लेगा, स्टॉक मार्केट में आएगा, 2000 में बेच देगा, तो उसको गेन होगा 1980 का। स्टूडेंट्स आगे समझ में स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज, सॉरी दिस इज द एक्सरसाइज प्राइस स्टूडेंट्स। तो देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में आपको इतना डिटेल्स में पूछेगा नहीं स्टूडेंट्स, अगेन फॉर इन अवर सिलेबस ना ऐसा आपको ऐसा डिटेल्स नहीं देगा कि कैलकुलेट करके बताओ। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल देके समझा दिया। कंपनी हैज़ प्रॉमिस दैट आफ्टर 3 years यू कैन टेक शेयर्स फ्रॉम अस एट ₹20। सो व्हाट ही विल डू, ही विल मेक अ कंपैरिजन। उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में 20 रुपीज़ से ज़्यादा प्राइस होगा तो ही विल गो टू द कंपनी, परचेज शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एंड सेल इट इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड ही विल मेक अ प्रॉफिट, ह्यूज गेन उसको होगा स्टूडेंट्स। सो ऐसे टाइप का शेयर उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्टूडेंट्स। तो इसका तो हमको डायरेक्टली अगेन वैल्यू देगा, कितना टैक्सेबल है, विल जस्ट रिकॉर्ड दैट। ये कैलकुलेशन पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। अगर ऐसा आपको परक्विजिट क्वेश्चन में मिला तो इट इज टैक्सेबल स्टूडेंट्स। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल, बट इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मूवेबल एसेट मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर। कंपनी की तरफ से आपको लैपटॉप मिला है, अब लैपटॉप क्यों दिया कंपनी ने, घर पे काम कराने के लिए। आपको घर पे भी वो आराम से रहने नहीं देने चाहते। ओके, दे वांट कि यू वर्क एट होम ऑल्सो। ऑफिस से छुट्टी हुई ना तो चलो घर पे काम करो। ओके, सो दे गिव यू लैपटॉप, या आपको डेस्कटॉप दिया है, ठीक है, या आपको एक सेल फोन दे दिया है स्टूडेंट, सो दैट यू रिमेन कनेक्टेड विद योर बॉस। पूरा दिन उसकी सुनते रहो व्हाट्सएप पे, ये काम करना है, ये करना है, ये करना है स्टूडेंट्स। सो यूज ऑफ मोबाइल एसेट होगा ना, अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, या स्टूडेंट्स टेलीफोन है, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। उसके अलावा कोई यूज ऑफ मोबाइल एसेट होगा ना तो स्टूडेंट्स वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट मतलब बेचना स्टूडेंट्स। कंपनी का कोई कार था, कंपनी ने आपको बेच दी। ओके, आपको फ्री में नहीं दिया, कंपनी ने बेची, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपसे कम चार्ज करेगी कंपनी, एक नॉमिनल वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। 5 साल पुरानी कार थी, मार्केट में उसका वैल्यू फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 2 लाख था, कंपनी ने आपको 50,000 में दे दिया, तो यू मेड अ बेनिफिट ना, गेन हुआ ना 1,50,000 का स्टूडेंट्स। सो दैट इज परक्विजिट। आगे सुन में, सो दैट इज व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। इंटरेस्ट फ्री लोन, आपको ज़रूरत है पैसों की अर्जेंट, कुछ भी काम से, बैंक में लोन लेने जाओगे तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एसबीआई, यहाँ पे एसबीआई में लोन का इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है। आपके एम्प्लॉयर को पता चला कि यू नीड मनी, सो व्हाट ही विल से, क्यों एसबीआई से लोन लेते हो, वहाँ पे 12% इंटरेस्ट पे करोगे। एम्प्लॉयर आपका कंपनी कहती है हमसे लोन ले लो, विल चार्ज यू इंटरेस्ट ओनली 4%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है ना 8% का। आगे सोन में, या तो टोटली दे विल नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, या कंसेशनल होगा। कंसेशनल मतलब इंस्टेड ऑफ 12% कंपनी इज चार्जिंग 4%, तो 8% का बेनिफिट हुआ, सो दैट 8% इज टैक्सेबल फॉर यू। आपके एम्प्लॉयर ने आपको बेनिफिट दिया। ऐसा भी पॉसिबल है, एसबीआई 12% चार्ज कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर बोलता है नहीं मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, यू आर ए गुड एम्प्लॉय, वी वांट टू रिटेन दैट टैलेंट। ऐसा नहीं हो आप लोन के चक्कर में ऑफिस से छोड़ के चले जाओ। ओके, बैंक से आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आपने क्या कहा, दूसरी कंपनी आपको लोन देने को तैयार है तो आपने यहाँ से रिजाइन दिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो एम्प्लॉयर डजंट वांट्स टू रिटेन योर टैलेंट, वो चाहता है आप ऑफिस में रहो, आप अच्छा काम करते हो, सो दे कैन प्रोवाइड यू इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसा कोई कंसेशन मिला या इंटरेस्ट फ्री लोन, दैट इज टैक्सेबल। सो परक्विजिट इज बेनिफिट अटैच टू अ डेजिग्नेशन। इसमें 3 लिस्ट होती है, अभी हमने नंबर 1 डिस्कस किया जो ऑलवेज टैक्सेबल है। अच्छा, मैंने ऑलवेज परक्विजिट लिख दिया, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने भी अभी ध्यान दिया, ये ऑलवेज टैक्सेबल टर्म लिखना चाहिए। मतलब इसके ये परक्विजिट्स आपके सामने आएंगे तो कुछ सोचना नहीं स्टूडेंट्स, ये टैक्सेबल है। ओके, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है हमारे सिलेबस में नहीं है, दे विल गिव अस हाउ मच द अमाउंट इज टैक्सेबल, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। सो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशन रेंट, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, ESOP, स्वेट इक्विटी, यूज ऑफ मोबाइल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट, इंटरेस्ट फ्री लोन, कंसेशनल। ओके, ना हो जाओ नंबर 8। इसमें कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज करने मिलता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो देन एट दैट स्टेज आई विल डिस्कस। अभी तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट सेकेंड लिस्ट परक्विजिट्स का। स्टूडेंट टैक्सेबल तो है डेफिनेटली, बट टैक्सेबल अगेन परक्विजिट है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। किसको टैक्सेबल है स्टूडेंट्स, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। अभी जो मैं परक्विजिट लिख, पहला लिस्ट क्या है, ऑलवेज टैक्सेबल और सबके लिए टैक्सेबल। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टैक्सेबल है, बट किसके लिए खाली टैक्सेबल है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, जो स्पेसिफाइड होंगे ना सिर्फ उन्हीं के लिए टैक्सेबल है स्टूडेंट्स।
तो वी स्टार्ट विद दैट. अभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते किसको है? वो परक्विजिट तो सिंपल है, 3 आसान. मैं चलो पहले वही लिख देता हूँ. फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. आपका एम्प्लॉयर ये तीनों चीज़ें आपको फ्री में पहुंचाता है. नंबर 2, फ्री सर्विसेज ऑफ गार्डनर. हम लोग कहते हैं माली, गार्डनर, सॉरी, गार्डनर, वॉचमैन, सिक्योरिटी मतलब, ओके, गार्डनर, वॉचमैन, कुक. थर्ड एंड द लास्ट, फ्री. पहले तो टर्म फ्री एजुकेशन है, बट फ्री से अच्छा है एजुकेशन फैसिलिटी अप टिल ₹1000. एजुकेशन फैसिलिटी अप टू ₹1000. ओके, ये 3 परक्विजिट अगर क्वेश्चन में आपको मिलते हैं, इट इज टैक्सेबल. बट किसके लिए टैक्सेबल है? ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. तो क्वेश्चन में हमको क्या देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वेदर दैट एम्प्लॉय, इन द क्वेश्चन वी हैव टू रेफर वेदर दैट एम्प्लॉय स्पेसिफाइड और नॉट. स्पेसिफाइड किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? स्पेसिफाइड मतलब अ डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. मतलब उसी कंपनी में वो डायरेक्टर भी है और उसी कंपनी का वो एम्प्लॉय भी है. हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर एम्प्लॉय शॉर्ट में, डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ठीक है. सेकेंड, पर्सन या एम्प्लॉय, सॉरी नॉट पर्सन, एम्प्लॉय हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंपनी. और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसके पास होता है? द पर्सन हु हेल्ड्स इक्विटी शेयर्स. उसके पास इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के, कैरिंग या होल्डिंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर. मतलब वो कंपनी में काम भी करता है, वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, उसी कंपनी का जहाँ काम करता है. एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ कंपनी एंड ही इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी. और उसके पास कितने शेयर्स हैं? वो इतने शेयर्स हैं कि ही इज एंजॉइंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर. स्टूडेंट्स, ओके, जनरल मीटिंग में उसके पास वोटिंग पावर 20% या उससे ज़्यादा का है. सो दैट पर्सन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. थर्ड एंड द लास्ट, आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ. एन एम्प्लॉय whose annual salary, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ. एनुअल सैलरी इज ₹50,000. बिकॉज ऑफ दिस लास्ट वन ना स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कंसेप्ट ही एकदम ऑड लगने लगता है स्टूडेंट्स. ऐसा कोई एम्प्लॉय है क्या जिसका 50,000 से कम होगा सैलरी एनुअली? हाँ, नॉट मंथली, इट इज एनुअल. सो एनी एम्प्लॉय हुज सैलरी इज एटलीस्ट 50,000. एक्चुअली एनुअल सैलरी के अंदर भी बहुत सारा मीनिंग्स है, उतना मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि 50,000 कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ कंसिडर करने का, क्या इग्नोर करने का. आई एम नॉट गोइंग टू दैट ऑल दोज थिंग्स स्टूडेंट्स. ठीक है. कैश मॉनेटरी सैलरी उसका 50,000 है स्टूडेंट्स, साल का, हाँ, महीने का नहीं, साल का. सो दैट पर्सन इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. तो स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी लोग जॉब करते हैं नॉर्मली जनरली सबका सैलरी 50,000 पर एनम से तो ज़्यादा ही है ना. तो प्रैक्टिकली ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं है. बट फिर भी हमारे एक्ट में है तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा. सो प्रैक्टिकली वी कैन से ऑल एम्प्लॉयज हु आर डूइंग एनी जॉब, स्टूडेंट्स, किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स 50,000 पर एनम से तो ज़्यादा ही सैलरी होता है. 50,000 पर एनम मतलब डिवाइड बाई 12 करो, सो 2,500 पर मंथ. इतना कम सैलरी तो किसी का नहीं होता स्टूडेंट्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं बनता, बट हमारे एक्ट में है, हमको इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए हमको याद रखना है. तो ये परक्विजिट, 3 परक्विजिट टैक्सेबल हैं, बट सबके लिए टैक्सेबल नहीं है. इफ़ यू आर ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय देन ओनली इट इज टैक्सेबल. अगर क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगा नहीं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, मतलब वो डायरेक्टर भी नहीं है कंपनी में, वो कंपनी का शेयर्स भी नहीं है उसी के पास, और उसका सैलरी साल का 50,000 से कम है, any one of these condition must be satisfied. Students, तीनों कंपल्सरी नहीं है. either he is a director or he is an employee and shareholder. sorry,
डायरेक्टर एम्प्लॉई और एम्प्लॉई शेयर होल्डर और है स्टूडेंट्स, एंड नहीं है, तीनों कंडीशन कंपल्सरी है, आइदर ही इज अ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉई या वो एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर है। ओके मतलब ड्वेल हो गया ना स्टूडेंट्स, यू कैन से ड्वेल फेस है उसका, डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर भी काम करता है, एज एन एम्प्लॉय भी काम करता है, एम्प्लॉय भी है, इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। ओके एंड थर्ड केस में एम्प्लॉय है और उसका सैलरी फॉर द एंटायर ईयर पर एनम इट इज 50,000 और मोर, सो देन ही इज एन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। लास्ट लिस्ट परक्विजिट का स्टूडेंट्स, लास्ट लिस्ट होता है परक्विजिट का नेवर टैक्सेबल, शॉर्ट में मैं उसको कह देता हूँ परक्विजिट्स नेवर टैक्सेबल। ये परक्विजिट अभी जो हम लिखने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, ये टैक्सेबल नहीं होते। ज़्यादातर इसमें ना सब मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स नेवर टैक्सेबल में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये परक्विजिट इज अलाउड टू हिज फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, उसके चिल्ड्रन वाइफ के लिए भी स्टूडेंट, मतलब एम्प्लॉय खुद या उसका वाइफ या उसके चिल्ड्रन का मेडिकल का खर्चा, हॉस्पिटल का क्लिनिक का खर्चा, कौन से हॉस्पिटल का खर्चा है, दैट हॉस्पिटल और क्लिनिक इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सेम वे मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉई था बीमार हुआ या उसका कोई फैमिली मेम्बर, तो वो लोग एडमिट हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वो हॉस्पिटल का खर्चा किसने उठाया स्टूडेंट्स, ऑल द मनी वॉज पेड, द बिल वॉज सेटल्ड बाय द एम्प्लॉयर, सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, इनकम टैक्स का जो कमिश्नर है ना, उसने वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड किया है कि यू गेट योर सेल्फ एडमिटेड या यू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, वॉट एवर एक्सपेंसेज आर इनकर्ड, लेट द एम्प्लॉयर पे इट एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है, तो तीनों मेडिकल हो गया। सेम स्टूडेंट्स फोर्थ वाला भी मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको मेडिक्लेम प्रीमियम कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर ने पे किया, सो इट इज नॉट टैक्सेबल। स्टूडेंट सेम वे मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ट्रैवल स्लैश ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड, एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेम्बर्स, मतलब उनको ऐसी कोई बीमारी हो गई स्टूडेंट्स दैट कुड नॉट बी वी कैन से ट्रीटेड इन इंडिया, दे हैव टू गो आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स, यूएस चले गया, यूरोप चला गया वो, ओके, एंड दैट एंटायर एक्सपेंस ऑफ दैट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूके यूएस जहाँ भी वो लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे स्टे का जो भी खर्चा है दैट इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशन स्टूडेंट्स, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उतना हम लोग नहीं सोचेंगे, जस्ट हम शॉर्ट में याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये देखो सब मेडिकल 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 शॉर्ट में स्टूडेंट, तो ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये नेवर टैक्सेबल में आता है। ओके, सेम वे स्टूडेंट जैसे मैंने ऊपर कहा था, वो लैपटॉप वगैरह अगर आपको मिला या सेल फोन मिला आपको कंपनी की तरफ से, सो ठीक है वो आपके लिए परक्विजिट है बट इट इज़ नॉट टैक्सेबल। अच्छा, और क्या याद रखना स्टूडेंट्स, फ्री मील्स, हाँ आपको खाना मिलता है कंपनी की तरफ, फ्री मील्स एट प्लेस ऑफ वर्क, बाहर नहीं, वर्क प्लेस आपके ऑफिस पे आपको मिलता है, बट अप टू ₹50। वो जो खाने का खर्चा है ना, जो आपको खाना खिलाया जा रहा है उसका वैल्यू ₹50 तक है तो माफ़ है स्टूडेंट्स, ₹50 से ज़्यादा का खर्चा है स्टूडेंट्स, ₹60 का 70, तो 50 तक एग्जेम्प्ट होगा, एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सेम वे स्टूडेंट्स वी कैन से स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट ये टोटली एग्जेम्प्ट हो, इसका कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स, ये नेवर टैक्सेबल में एंड टोटली। मील्स खाना मिलता है एट योर ऑफिस, सो अप टू ₹50 इट इज़ एग्जेम्प्ट, बट स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट है एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, इट इज़ टोटली एग्जेम्प्ट। ओके स्टूडेंट्स, उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं किया गया। और ऐसा कोई जो मेरे ध्यान में आता हो एग्ज़ाम में जो पूछता हूँ स्टूडेंट्स नॉर्मली, जस्ट लेट मी रिकलेक्ट, पास्ट में ऐसा कुछ पूछा है क्या? एक होता है स्टूडेंट्स गिफ्ट,
गिफ्ट मिला एम्प्लॉयर से ना, गिफ्ट अप टू ₹5,000। कभी कभी आपको स्टूडेंट्स वाउचर्स भी मिलते हैं, इफ़ यू हैव एनी आइडिया फॉर योर एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। आपको शॉपर स्टॉप का, फिनिक्स मॉल का, आपका एम्प्लॉयर आपकी सर्विस से खुश हो गया तो आपको वाउचर दे दिया ₹10,000 का। सो व्हाट डज दैट मीन्स, आप ₹10,000 का शॉपिंग कर सकते हैं मॉल में, शॉपर स्टॉप पे, फिनिक्स मॉल में, ओके। एंड दैट वाउचर है ना, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, बट लिमिट कितना है उसका, 5,000 का। सो अगर ऐसा आपको कोई गिफ्ट मिलता है या वाउचर मिलता है, सो मैक्सिमम लिमिट उसका ₹5,000 तक एग्जेम्प्ट है। और कोई ऐसा स्टूडेंट्स, क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, क्लब फैसिलिटी भी मिल सकता है, चलो वो भी लिख लेते हैं, कभी क्वेश्चन में आ भी सकता है, देखते हैं। क्रेडिट कार्ड मिला आपको कंपनी की तरफ से, बट ये टैक्सेबल होता है स्टूडेंट्स। चलो ये जब क्वेश्चन में आएगा, जब आई विल डिस्कस। क्रेडिट कार्ड इज टैक्सेबल, क्लब फैसिलिटी इज ऑल्सो टैक्सेबल, कार की फैसिलिटी इज ऑल्सो टैक्सेबल, ठीक है। चलो नेवर टैक्सेबल में इतना ही लिखते हैं स्टूडेंट्स। सो परक्विजिट 3 तरह का होता है स्टूडेंट्स। नंबर 1 ऑलवेज टैक्सेबल, ये उसका लिस्ट है स्टूडेंट्स, मैंने ऑलवेज लिख दिया टैक्सेबल, ठीक है। उसमें एक और लिख देता हूँ मैं, नंबर 8, ये क्योंकि मैं अभी मुझे ध्यान आया, नंबर 8 लिख देता हूँ स्टूडेंट। नंबर 8 इज़, वो मेडिकल प्रीमियम लिखा था ना, एट दैट स्टेज आई रियलाइज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, लाइफ, मैंने लाइफर लिख दिया, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर एम्प्लॉयर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, LIC का प्रीमियम, सो इट इज़ टैक्सेबल स्टूडेंट्स। तो ये लिस्ट है ऑलवेज टैक्सेबल का। नंबर 8 टैक्सेबल है बट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो पहले डिसाइड करना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं। डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर, और एम्प्लॉय हुज एनुअल सैलरी इज ₹50,000, नेवर टैक्सेबल। ये सारे जितने भी आपके परक्विजिट हैं, ये कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकते। इसमें एक फ्री मील्स एट द प्लेस ऑफ वर्क अप टू ₹50 और गिफ्ट अप टू ₹5,000, इसके ऊपर गया, दिस इज द लिमिट, देन इट बिकम्स टैक्सेबल स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉर्मली हमको एग्जाम में पूछता है, मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है स्टूडेंट। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा आएगा क्वेश्चन में तो विल डिस्कस एट दैट स्टेज। सो ये हमने परक्विजिट तक कर लिया। अभी आ जाता है स्टूडेंट्स रिटायरमेंट बेनिफिट, द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन से ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको कहते हैं। ओके, विल स्टार्ट विद दैट नाउ। मैंने इसको ऊपर ना सैलरी के डेफिनेशन में ऐसा लिखा था, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एंड इन ब्रैकेट आई सेड दीज आर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें नंबर 1 पहला डिस्कस करते हैं ग्रेचुइटी। ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है ऑब्वियसली। इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 10, ट्राई टू रिमेंबर द सेक्शन। अच्छा, ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट मीन्स अमाउंट मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद, ओके, इन योर, यू कैन से फॉर योर, इन एप्रिसिएशन ऑफ योर सर्विस स्टूडेंट्स, ओके। तो आप अगर स्टूडेंट्स, इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम, या शॉर्ट में लिख देता हूँ, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको अगर ग्रेचुइटी मिलता है, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, कुछ सोचना नहीं है, कितना भी अमाउंट मिले, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, नथिंग इज टैक्सेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये किसके लिए मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए नहीं लिखा मैंने, ये लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टूडेंट्स, ओके। तो सेम वे अभी हमको प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का डिस्कस करना पड़ेगा, एंड फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ना स्टूडेंट देयर आर लिमिट्स, तो मैं आपको वो लिमिट्स लिखा देता हूँ, एंड विल सॉल्व क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सेक्शन 10 में आता है, ध्यान रखना। अगर सब सेक्शन भी आप याद रख सको तो अच्छी बात है स्टूडेंट। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, तो इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिसीव ग्रेचुइटी ऑन रिटायरमेंट, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। अभी स्टूडेंट्स मैं अदर एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के अलावा। अच्छा स्टूडेंट्स, वन साइड से ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
एंड इवन लोकल अथॉरिटी, मतलब अपने म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑफिशियल्स हैं स्टूडेंट्स वर्किंग ओवर देयर ना, सो वो लोग भी इसमें कवर्ड हो जाते हैं व्हेन आई यूज़ द टर्म गवर्नमेंट इन दिस केस. सो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़ विच आर वर्किंग इन लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी, उनको रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी मिला, इट इज़ फुल्ली एग्जाम, नो नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन. 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, जो भी मिलेगा फुल्ली एग्जाम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अदर देन दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, वी कैन से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. उसमें दो केसेस होते हैं. Non-government employees, there are two cases in that. Case 1, number 1, covered under payment of, Gratuity Act 1972. एम्प्लॉय जिस कंपनी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है, दैट कंपनी इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. सो वहाँ पे स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई किया है कि कितना आपको एग्जाम्शन मिलेगा, हमको सिर्फ उतना ही याद रखना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अ पर्सन हु इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. अभी ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की बात हो रही है. आपको मैं लिमिट्स लिखा देता हूँ. नंबर ए, फर्स्ट, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, वो तो क्वेश्चन में आपको देगा, जो भी होगा 5 लाख 10 लाख वो लिखना. नंबर बी, ₹20 लाख, ये गवर्नमेंट ने रखा है फिक्स. नंबर बी. नंबर सी, एवरेज सैलरी multiply by 15, ये days है 15 upon 26, this is number of days. It is assumed that हर वर्कर, हर एम्प्लॉई महीने में कितने दिन काम करता है? 26 डेज ना, 4 संडेज आ जाते हैं इसके लिए स्टूडेंट्स. सो मतलब हाफ मंथ सैलरी यू आर कंसिडरिंग. 15 अपॉन 26 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल उसने वो कंपनी में काम किया, उससे मल्टीप्लाई करो. ओके, सो स्टूडेंट्स विच एवर इज लेस, वो तीनों अमाउंट आपके सामने आ जाएगा. विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2. सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 इतना तो याद रखो स्टूडेंट्स. तो आपको क्या करना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको दिया एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव 5 लाख क्वेश्चन में, ये 20 लाख तो गवर्नमेंट ने फिक्स रखा है, और ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट. आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला यू गॉट द आंसर एज 10 लाख. तो तीनों कंपेयर करो, 5 लाख 20 लाख 10 लाख, विच एवर इज लेस. सो 5 लाख इज लेस, तो 5 लाख विल बी एग्जाम. दैट इज द मीनिंग. आपको आंसर्स फाइंड करने, थर्ड वाले का फर्स्ट आंसर तो क्वेश्चन में देगा, सेकेंड गवर्नमेंट ने खुद कहा है 20 लाख, थर्ड आपको खाली फाइंड करना है. अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द आंसर, आगे आपको आंसर कंपेयर करो, विच एवर इज लेस इज एग्जाम. बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमको ये एवरेज का मतलब समझना है, सैलरी का मतलब समझना है. यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है ना स्टूडेंट्स, सैलरी मतलब जो भी आपका बेसिक प्लस सैलरी, चलो बेसिक प्लस डीएनएस अलावेंस. ओके, और कोई भी चीज़ नहीं. बट डीएनएस अलावेंस भी कौन सा स्टूडेंट्स, which is related to retirement benefits, basic plus DA, हमेशा ध्यान रखना. So when you say salary, average salary, average का भी मीनिंग बताता हूँ. सैलरी मतलब यहाँ पे बेसिक प्लस DA, बट वहाँ पे एक और टर्म है एवरेज. सो व्हेन वी से एवरेज, तो एवरेज मतलब 1 डे, या एवरेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, या एवरेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वीक्स, एवरेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, क्या एवरेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना. ऐसे ही कुछ डिसाइड करना पड़ेगा हमको. तो यहाँ पे उन्होंने एवरेज सैलरी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि एवरेज सैलरी आपका क्या होना चाहिए. स्टूडेंट्स मैंने गलत फॉर्मूला गलत लिखा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स. दिस इज सैलरी लास्ट ड्रॉन, जो मैंने नॉट कवर्ड का बता दिया. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, रियली सॉरी. सैलरी लास्ट ड्रॉन होना चाहिए. आई एम सॉरी, देयर इज़ नो सच कंसेप्ट ऑफ एवरेज सैलरी. वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा स्टूडेंट्स. ओके,
salary last drawn into 15 upon 26 into number of years of service, number of years of service. सैलरी लास्ट ड्रॉन मतलब जिस दिन आप रिटायर हो रहे ना उस दिन आपका क्या सैलरी था, दैट इज द मीनिंग सैलरी लास्ट ड्रॉन. 15 अपॉन 26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स. अभी नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस के लिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट ऑफ द ईयर exceeding 6 months should be rounded off to next year. इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब कितना साल आपने काम किया. तो उसके लिए आप क्या करोगे, ज्वाइनिंग डेट देखोगे, कब उसने कंपनी वो फर्म ज्वाइन किया था, और उसका रिटायरमेंट डेट देखो, तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मिल जाएगा. बड़ा आसान है. 1 जन 1970 को ज्वाइन किया था, 1 जन 2020 को रिटायर हो गया, तो काउंट द नंबर ऑफ ईयर्स. बड़ा आसान स्टूडेंट्स. तो ज्वाइनिंग डेट एंड रिटायरमेंट डेट देखना. तो आपने किया, ज्वाइनिंग डेट देखा, रिटायरमेंट डेट देखा, तो आपको ऐसा आंसर आया सपोज 25 ईयर्स एंड 6 मंथ्स आपने काउंट किया, तो आपको मालूम पड़ा वो कंपनी में 25 ईयर्स एंड 6 मंथ्स उसने काम किया, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस विल बी 25. आपने काउंट किया, आपको आंसर आया 25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, 6 मंथ्स क्रॉस कर गया आपने, तो अभी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस विल बी 26 ईयर्स. दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड. अगर आपका पार्ट ऑफ द ईयर एक्सीड 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा आ रहा है आपको, तो इट इज़ राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर. अगर 25 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ आए, तो 25 ईयर्स ही लिखना. एक बार 6 मंथ्स क्रॉस कर गया, आपने काउंट किया, यू गॉट 25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 11 मंथ्स, तो आप 26 ईयर्स लिखना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. तो यहाँ पे सैलरी हमेशा लास्ट ड्रॉन होना चाहिए. जब आप रिटायर हो रहे थे कितना सैलरी मिलता था, 15 अपॉन 26 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मैंने बता दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. और सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक और डीए लेना. डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट ऊपर में लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है. रिटायरमेंट बेनिफिट. ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. और कोई चीज़ सैलरी में नहीं आती. ओके, सो दिस इज फॉर व्हाट स्टूडेंट्स, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो ये अप्लाई करना. ठीक है, एक फाइनली और डिस्कस करते हैं, देन विल स्टॉप. नेक्स्ट लेक्चर में पेन और बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट डिस्कस करेंगे. ओके, covered under payment of gratuity act. Now we'll say not covered under payment of, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड द कंपनी वेयर इज वर्किंग इट इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. अब उसका लिमिट देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, क्या लिमिट लिखा है गवर्नमेंट ने. ओके, नाउ वी नॉट कवर्ड में भी अगेन स्टूडेंट्स विल डिस्कस द सेम थ्री, वैसे ही सेम 3 पॉइंट्स है उसके अंदर. नंबर ए एक्चुअल, जो आपको एक्चुअल ग्रेच्युटी मिला. नंबर बी अगेन सेम ₹20 लाख. लास्ट नंबर सी, इसका फॉर्मूला एवरेज सैलरी ऑफ 10 months अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. तो अभी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस तो आपको पता है, ज्वाइनिंग डेट एंड रिटायरमेंट डेट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, एंड अगेन विच एवर इज लेस. तीनों आंसर लिखना, कंपेयर करना, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट. ओके, एक्चुअल जो भी होगा 5 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख, सपोज 10 लाख है थर्ड आंसर, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस में बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डोंट राउंड ऑफ. प्रीवियस केस में मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ द ईयर इफ इट एक्सीड 6 मंथ्स देन राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब आपने काउंट किया, आपको आंसर आया 25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, स्टिल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस विल बी 25. डोंट राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर. 25 ईयर्स एंड 11 मंथ्स भी आएगा तो भी 25 ईयर्स ही लिखना है. सो राउंडेड ऑफ का कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल. नाउ व्हाट इज एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज सैलरी, अच्छा पहले सैलरी लिख देता हूँ. व्हाट डज सैलरी मीन्स इन दिस केस, सैलरी यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, बेसिक
plus DA. Again, if it forms part of retirement benefits, if it forms part of रिटायरमेंट बेनिफिट, वो DA भी ऐड करना एंड प्लस कमीशन भी ऐड होता है स्टूडेंट्स. बट विच कमीशन, यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक टर्म है कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर. टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, जो भी उसको टारगेट दिया था सेल्स वाइज टर्नओवर वाइज, दैट इज अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय. तो कौन सा कमीशन, विच इज अ फिक्स्ड परसेंटेज वाला. ओके, लमसम अमाउंट 5,000 कमीशन, 2,000 कमीशन, ऐसा नहीं. इफ द क्वेश्चन सेज 2% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स, दैट कमीशन शुड बी एडेड. तो ये सैलरी का मीनिंग हो गया. अब एवरेज, तो एवरेज में कितने दिन का, कितने हफ्ते का, कितने महीने का एवरेज लेने का, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या करना है एवरेज के लिए ना. सपोज एम्प्लॉय retires on, just for the sake of example, 31st Jan 2020. तो आपको एवरेज सैलरी कौन से महीने का चाहिए, कितने महीने का चाहिए, 10 मंथ्स का. सो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स अपॉन 2. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में क्या करने का, यहाँ पे क्लियरली वर्ड्स है कि एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन, कैलकुलेटेड ऑन, calculated on, yeah, calculated from, not on, better term will be from, calculated from the month preceding the month of retirement, preceding the month of retirement. कब रिटायर हुआ स्टूडेंट्स, मेरे केस में हमने एग्जांपल जो लिया 31st जैन है, तो रिटायर 31st जैन को हो रहा है ना, तो प्रीसीडिंग मंथ क्या है, दिसंबर. तो आप एवरेज ऐसा कैलकुलेट करेंगे, दिसंबर का सैलरी प्लस, आपके रेफरेंस के लिए मैं पूरा लिखता हूँ, दिसंबर से पहले नवंबर, नवंबर से पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, मतलब आपको बैकवर्ड्स जाना है. ठीक है, अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, कितना मंथ्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7. जून से पहले मई, मई से पहले अप्रैल, 9 मंथ्स हो गया, अप्रैल से पहले मार्च. तो ऐसे 10 मंथ्स का सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबको ऐड करना एंड यू नीड एवरेज ना, तो डिवाइड बाय 10 कर देना, तो आपको एवरेज सैलरी आ जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ्स स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द डे व्हेन यू रिटायर, ना सी दैट डेट लाइज इन विच मंथ. जैन में अगर वो डेट आ रहा है तो प्रीसीडिंग मंथ इज दिसंबर. इफ ही रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो स्टार्ट फ्रॉम नवंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब तक जाना पड़ेगा आपको, है ना. तो जिस मंथ में आप रिटायर हो रहे हैं, प्रीसीडिंग मंथ से आप स्टार्ट करो एंड मूव बैकवर्ड स्टूडेंट्स, पीछे की तरफ जाना है आपको स्टूडेंट. ठीक है, वो सब सैलरी का टोटल करना पर मंथ का एंड डिवाइड बाई 10, यू विल गेट द एवरेज सैलरी. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉई, पॉसिबल इन स्टूडेंट्स. तो इन दैट केस ना, एक एम्प्लॉय से आपको मिला, वहाँ पे एग्जाम्पशन मिला 5 लाख का, तो 5 लाख यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, देन दिस लिमिट बिकम्स 15 लाख. इफ़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ ग्रेचुइटी वॉज एग्जेम्प्टेड, आप कहीं पे पास में किसी कंपनी में काम करते थे, वहाँ से रिटायर हो गए, वॉज एग्जेम्प्टेड, इफ़ ग्रेचुइटी वॉज एग्जेम्प्टेड in some past years, such amount, such exempted amount, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, such exempted amount will be deducted from 20 लाख. मतलब वो जो पॉइंट बी में हमने 20 लाख लिखा है, यहाँ पे ये 20 लाख से माइनस करना.
पास्ट एक ही एम्प्लॉय था, पहले वो किसी कंपनी से रिटायर हुआ, वहाँ से उसको ग्रेचुटी मिला, 5 लाख एग्जाम था, तो उस टाइम 5 लाख एग्जाम था, तो यहाँ 5 लाख माइनस करो, सो दिस विल बिकम 15 लाख, सो पॉइंट नंबर बी विल बिकम 15 लाख, दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने अभी ग्रेचुटी लिखा स्टूडेंट्स। और एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर एक और है, अगर ग्रेचुटी ड्यूरिंग सर्विस मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिला तो एग्जेम्प्ट हो सकता है। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, मतलब आप रिटायर नहीं हुए बट आपको ग्रेचुटी मिल गया, इज टैक्सेबल। इसमें फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डोंट रेफर दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू रिटायर। सो वंस अगेन जल्दी से ग्रेचुटी देख लेते हैं। ग्रेचुटी अगेन इट्स अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो देर आर 2 डिफरेंट केसेस। कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, उसका 3 लिमिट है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख, सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, विच एवर इज लेस। ये एग्जामिशन आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में आता है स्टूडेंट्स, सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 में आता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी मतलब सिर्फ बेसिक और डीए लेना। पार्ट ऑफ द ईयर एक्सेडिंग 6 मंथ शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो एक्चुअल 20 लाख एंड यू हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। डोंट राउंड ऑफ, वो कंसेप्ट राउंड ऑफ का एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होता। सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, एंड कमीशन ऑल्सो एज अ परसेंटेज ऑन टर्न ओवर अचीव्ड बाई एम्प्लॉई। एवरेज कैसे फाइंड करना, जिस महीने में आप रिटायर कर रहे हो उसका प्रीसीडिंग मंथ एंड देन गो बैकवर्ड 10 मंथ्स बैक, सबका टोटल करो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सबका टोटल करो एंड डिवाइड बाई 10, यू विल गेट द एवरेज सैलरी। हाँ, इफ ग्रेचुटी वॉज एग्जेम्प्ट इन पास्ट ईयर, तो जितना एग्जेम्पशन मिला था 20 लाख से माइनस करना, देन नेट आंसर वो आपका पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। दिस वॉज ग्रेचुटी। तो अलाउंसेस, परक्विजिट और ग्रेचुटी हुआ। अभी पेंशन बाकी है स्टूडेंट्स, लीव सैलरी बाकी है, एंड प्रोविडेंट फंड, 3 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। दैट्स ऑल।